मुसलमान अब हिंदुओं की जमीन नहीं खरीद पाएंगे। मुसलमानों को लेकर यह फैसला क्यों लेना पड़ा? डिजिटल दंगल में इसी पर होगी बात। नमस्कार, मैं प्राची पाराशर आपके साथ और मेरे साथ है खास मेहमान मौलाना साजिद रशीदी जी। तो सबसे पहले खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूं। यह फैसला है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का। यह फैसला क्यों लिया गया? यह फैसला लिया गया लैंड जिहाद और बदलती डेमोग्राफी को रोकने के लिए। फैसला यह है कि अगर किसी जमीन को खरीदने वाला मुसलमान है और बेचने वाला हिंदू है तो फिर यह फैसला खरीदार या बेचने वाला नहीं करेगा। यह फैसला कौन करेगा? फैसला करेंगे कलेक्टर साहब। जी हां, असम में अब जमीन को बेचना या खरीदना आसान नहीं है। एक नया नियम असम में बनाया गया है हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की तरफ से, और यह नियम है कि अगर मुसलमान हिंदुओं की जमीन को खरीदना चाहते हैं तो बाकायदा मामला जिला प्रशासन के पास जाएगा और जिला प्रशासन ये देखेगा, ये तय करेगा कि मामला दबाव का तो नहीं है, प्रेशर का तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम पक्ष हिंदुओं पर दबाव बना रहा हो और जानबूझकर जमीन लेना चाह रहा हो। फैसला डीसी साहब करेंगे, फैसला कलेक्टर करेंगे और उसके बाद ही जमीन की खरीद फरोख्त हो पाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि आप भी अब मुसलमानों को अपनी जमीन बेच नहीं पाएंगे। ऐसी मांग पूरे देश में की जा रही है। वीएचपी चाहती है कि असम में जो फैसला हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिया है वो पूरे देश में लागू हो जाए और जमीन खरीद का जो ये मामला है ये कलेक्टर के पास जाए और कलेक्टर ये सुनिश्चित करे कि अगर खरीदार मुसलमान है, बेचने वाला हिंदू है, तो फैसला जिला प्रशासन की देखरेख में हो। अब आपके जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि फैसला एकाएक हिमंता ने क्यों लिया? इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है और असम के सामने समस्या यह है कि घुसपैठियों की वजह से 11 ऐसे जिले हैं असम के जहां डेमोग्राफी बदल चुकी है। लैंड जिहाद के मामले सामने आते हैं, डेमोग्राफी बदलने के मामले सामने आते हैं। इसी को रोकने के लिए हिमंता ने फैसला लिया है। हालांकि इसका विरोध शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि ऐसा फैसला अगर असम के सीएम लेंगे तो कांग्रेस विरोध करेगी। कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है और इसे पूरी तरीके से सांप्रदायिक फैसला बताते हुए यह कहा है कि हिमंता मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि हिमंता जिस तरीके के बयान देते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, उसको लेकर वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, विवादों में रहते हैं। मामला तो कोर्ट तक जा पहुंचा है। उनकी एक वीडियो को लेकर शिकायत कोर्ट में जा पहुंची है। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। विरोध किया था कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी दलों ने। खैर, जब यह फैसला ले ही लिया गया है तो इस फैसले का क्या इंपैक्ट पड़ेगा मुस्लिम पर और पूरी की पूरी सोसाइटी पर, यह हम जान लेते हैं। मौलाना साहब, यह फैसला अगर हिमंता ने लिया है, आपको भी इसमें कोई सांप्रदायिक द्वेष नजर आ रहा है या वाकई में असम की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लेना बड़ा जरूरी था? देखिए, ये फैसला कोई भी सरकार ले, सिर्फ हिमंता की वजह से नहीं, कोई भी सरकार ले तो ये कम्युनल फैसला है। इसलिए कम्युनल है, ये देश अनेकता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगर हम कश्मीर को छोड़ दें तो पूरे देश में ये लागू होता है कि ये देश अनेकता में एकता का देश है और यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं। रही बात ज़मीन लेने की, आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक कानून, उसमें बाकायदा औरत को ये कहा गया कि आपको कलेक्टर के पास जाके साबित करना पड़ेगा कि आपको ट्रिपल तलाक कानून दी गई है। ऐसे ही ये कानून भी है कि अगर कोई हिंदू ये कहे कि मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती ले लिया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इसके तो पहले भी कानून है। आईपीसी में बीएनएस नाम से 4041 और 4047 ये अधिनियम पहले से हैं। अगर कोई किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती लेता है बिना उसकी अनुमति के या बिना उसकी इजाज़त के तो उस पर ये बाकायदा कार्रवाई होती है। वकील का नोटिस जाता है, उस पर कार्रवाई होती है और बाकायदा जो लोग इस तरह का करते हैं उनको अतिक्रमणकारी कहकर उन पर कार्रवाई की जाती है। सवाल ये है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुसलमान हिंदू की ज़मीन या हिंदू मुसलमान की ज़मीन नहीं ले सकता।
नहीं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना मौलाना साहब कि असम के 11 ऐसे जिले हैं, मैं नाम आपके सामने अगर रख दूं, धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, नगांव, जहां डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गए हैं, लैंड जिहाद के मसले सामने आते हैं। इसे रोकने के लिए अगर सरकार ये चाहती है कि अगर मुसलमान हिंदुओं से जमीन खरीदना चाहते हैं तो मामला जिला प्रशासन के पास जाएगा, जिला प्रशासन एक बार जांच कर लेगा और उसके बाद जमीन खरीद सकते हैं। नहीं, हर नागरिक की जो एक आज़ादी है कि वो अपनी तरह से ज़िंदगी जिए, जिसको चाहे अपना घर मकान किराए पर दे, जिसको चाहे अपने घर ज़मीन बेचे, ये भी तो आज़ादी है ना देश के तो संविधान सरकार में। मना कहाँ कर रही है? सिर्फ कह रही है कि हम ये देखरेख नहीं, करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि प्रेशराइज किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर प्रेशराइज किया जा रहा है तो वो कानून, मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ असम के लिए थोड़ा ही है, ये तो सब जगह के लिए है। रही बात आपने जिन 11 ज़िलों का जिक्र किया है, मैं आपके माध्यम से हेमंता बिश्व शर्मा से एक बात पूछना चाहता हूँ। करीब 2 दशक से आप जो है सरकार में हैं, आप एक लिस्ट जारी कर दीजिए कि हमने इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया, और आप ये भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा घुसपैठ असम में हो रही है, तो फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपकी सरकार, आपकी एजेंसियां, आपकी पुलिस कहाँ सो रही हैं? ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर आपकी सरकार में इस तरह से घुसपैठ हो रही है तो फिर तो ये तो आपकी सरासर गलती हुई ना। नहीं तो लैंड जिहाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, घुसपैठियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये भी तो बहस है ना। जब जब घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात होती है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की बात होती है, तब तब एक मांग ये उठने लगती है ना कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश है। देश के मुसलमानों के लिए तो कोई कुछ नहीं कह रहा, ये तो वो हैं जो घुसपैठी हैं, उनकी बात चल रही है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, घुसपैठियों के लिए हमने भी बार बार ये कहा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालो। और सिर्फ असम सरकार क्यों, जितने भी हमारे बॉर्डर्स जिस जिस स्टेट के बाहर से लगते हैं, घुसपैठ सब जगह से होती है, कहीं से ज़्यादा होती है, कहीं से कम होती है, तो सब सरकारों को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कोई दूसरे देश का आदमी, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, हमारे देश में आकर हमारे संसाधनों पर इस्तेमाल या अपना हक क्यों जताए? नहीं जताना चाहिए। रही बात रोहिंग्याओं की, रोहिंग्या बिल्कुल एक अलग मैटर है। सरकार टू सरकार कुछ मुआहिदे होते हैं, कुछ आपसी बातें होती हैं, जिसको कहते जियो पॉलिटिक्स। उस जियो पॉलिटिक्स के तहत में जो भी दूसरे मुल्क से हमारे मुआहिदे होते हैं, उसके तहत ही रोहिंग्या को बाहर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, उसके तहत ही अपने यहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम जितने भी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या के नाम से हों, किसी भी नाम से हों, हम उनको उठाएं दरिया में फेंक दें, उनको उठाएं मार दें, ऐसा कोई कानून नहीं वही है। कार्रवाई तो सरकार करने की कोशिश कर रही है ना। नहीं कर रही है। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताएं मौलाना साहब, आपको असम में समस्या लगती है कि नहीं लगती है? मुझे तो पूरे हिंदुस्तान में लगती है, लेकिन कार्रवाई तो हो। असम में कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में चलिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कार्रवाई पूरे हिंदुस्तान में हो, आप सिर्फ असम पे क्यों जा रही हैं? क्योंकि असम ने नया कानून बना दिया। आप असम की डेमोग्राफी देख लीजिए और दिल्ली की डेमोग्राफी देख लीजिए। पिछले 20 सालों में आपको लगेगा कि दिल्ली में असम से ज़्यादा लोग इधर उधर से आए हैं, और उनमें जाहिर सी बात है घुसपैठिए भी होंगे। दिल्ली के कितने लोग हैं? अगर आप पूरा दिल्ली का इलाका देखें, दिल्ली 6 लगा। देश में तो ये पाबंदी नहीं है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं, अगर फर्ज करें लखनऊ का कोई व्यक्ति दिल्ली में जाकर काम करना चाहता है और वहां बसना चाहता है, तो वो थोड़ी ना घुसपैठी होंगे। प्राची जी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान दिल्ली में आए हैं उनमें घुसपैठिए भी होंगे, मैं ये कह रहा हूँ। घुसपैठिए होंगे, उन पर कार्रवाई हो, ये ठीक हाँ, है, लेकिन इधर उधर से आए हुए लोगों को हमें डिफाइन करना होगा ना मौलाना साहब। ये तो बताना होगा कैसे कि इस डिफाइन होगा? देश में इतनी आजादी तो है ना कि अगर मौलाना साजिद रशीदी जी चाहते हैं कि दिल्ली से निकलकर वो लखनऊ चले जाएं, लखनऊ में नौकरी करें या गुजर बसर करने के लिए काम करें या वहां पर अपनी गृहस्थी बसाएं, तो इनकार तो नहीं हो सकता इस देश में? बिल्कुल इनकार नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं कहता हूँ होना भी चाहिए और ये आज़ादी मिलनी चाहिए सबको। लेकिन एक चीज़ बताइए, रोहिंग्या के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर यहाँ दिल्ली में जो खेल हुआ है आपको भी पता है। CAA के नाम पर पाकिस्तान के लोगों को बसाया गया। आज वही पाकिस्तानी लोग, आप वीडियो देख रहे होंगे, वो वापस जा रहे हैं कि ना हमारे बच्चों को पढ़ाने का कोई मसला है, ना हमारी नौकरियों का कोई मसला है। आपने हमें एक जगह दे दी, ना मकान दिया आज तक, बस कह दिया कि आप यह रह लो। वो बेचारे जो हिजरत करके एक मुल्क छोड़ के अपने यहाँ आ गए,
आपकी उस पर सीए की बहस पे जाएंगे तो फिर वो बहस नहीं, फिर से चिढ़ जाएंगी मैं कि उस बात सीए को के नाम पर हमारे देश के मुसलमानों को क्या कम डराया गया? मैं आप ही उस- बताइए, मैं उस जितने बात को- सियासतदान है सबने नहीं, कहा ना। आप मेरी बात को समझना नहीं चाह रही, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ और आपसे मैं भी समझना चाह रही हूँ कि हमारे देश में सियासतदानों ने या विपक्ष के जितने भी साथी हैं सबने डर अपने देश के मुसलमानों को दिखाया ना कि आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, देश से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ। मुसलमान उससे डरेगा तब ना। डराया तो गया, नहीं, माहौल बनाया गया। विपक्ष ने जो कुछ माहौल बनाया, जिन लोगों ने बनाया उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी अभी तक जेल में हैं, ये भी आपको पता होगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमारे सामने हैं। इस चीज़ से मुसलमान को नहीं डराया जा सकता कि आपके साथ क्या होगा। अभी देखिए एसआईआर जो हुई है CAA को लेकर, आज जो एसआईआर हो रही है, मुसलमान इतना होशियार हो गया है। यूपी के अंदर जो 3 करोड़ लोगों को बाहर होने की बात हो रही है, उनमें आपको पता है, सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा कि 80% हिंदू हैं उसमें, मुसलमान सिर्फ 20% हैं। क्यों? इसलिए कि जो डर भारतीय जनता पार्टी या जो डर पक्ष विपक्ष ने मिलकर मुसलमानों के दिमाग में बिठाया, उसी डर की वजह से मुसलमान ने अपने कागजात पक्के कर लिए। ये तो अच्छी बात है, फायदा हुआ हमारा। भाई ये तो अच्छी बात है मैं ना। वही कहना चाह रहा हूं कि हमारा फायदा हुआ। तो हर चीज को नेगेटिविटी से देखना या ये कह देना कि सरकार टारगेट कर रही है, या असम के ही इस कानून की मैं बात कर लूं, इसे सांप्रदायिक कह देना, ये भी क्या आपको ठीक लग रहा है? मुसलमान ने तो नहीं कहा, किसी ने, किसी एक मुसलमान का बयान बताओ। नहीं, अभी आपने जिस शुरुआत की ना कि आपने इस कहा फैसले को- विपक्ष, आपने कहा विपक्ष कह रहा है। ना तो कांग्रेस का कोई अध्यक्ष मुसलमान है, ना समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कोई मुसलमान है। ले देकर एक पार्टी है महा ADUF, हाँ। बदरुद्दीन अजमल जिसके हैं, वो भी जो भाषा बोलते हैं राजनीतिक भाषा, वो भी मुसलमानों को डराने जैसी भाषा होती है। तो आप ये कह रहे हैं विपक्ष डराता है? यकीनी तौर पर डराता है, यकीनी तौर पर डराता है। बड़ी बात यह है, देखिए, जो भी इस देश में पैदा हुआ, जो इस देश का नागरिक है, उसको ना तो SIR से डर है, ना CAA से डर है, ना NRC से डर है। क्यों डर होगा? जब मेरे बाप दादा यहीं पैदा हुए, उनके नाम ज़मीन, दादा के नाम ज़मीन, परदादा के नाम ज़मीन, जब सारी कुछ शिजरे मौजूद हैं हमारे, तो हमें डर क्यों होगा? बिल्कुल ठीक। डर तो उसको होगा जिसके पास यहाँ पेपर नहीं है, जिसके पास यहाँ कागजात नहीं, उसको डर होगा। लेकिन इस तरह की भाषा बोलना और इस तरह के कानून लाना, मैं समझता हूं ये संविधान के विरुद्ध तो है। फिर डर तो उन अब लोगों आपने को भी देखा, नहीं होगा ना। सुनिए, आप इसी में फर्ज कर लीजिए, अगर कोई मुसलमान भाई हिंदू भाई की जमीन लेना चाहता है और बिना किसी बदनियती से लेना चाहता है, तो इस कानून का क्या ही फर्क पड़ेगा उस पर? कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं और पड़ेगा। अगर कोई हिंदू अपनी जमीन को बेचना चाहता है और हिंदू नहीं खरीद रहा है उसको सिर्फ मुसलमान ही खरीद सकता है। हाँ। बहुत सी जगह ऐसी परेशानी हो जाती है मुसलमान को भी, हिंदू को भी। सपोज कीजिए 100 घर हिंदुओं के हैं, एक घर मुसलमान का है, मुसलमान थोड़े खरीदेगा उसको। क्यों खरीदेगा मुसलमान? जब वो मुसलमान ही खुद उस घर को बेचकर जा रहा है तो मुसलमान तो खरीदेगा नहीं, जाहिर बात है हिंदू खरीदेगा। तो उसका फायदा हिंदू को होगा। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आ जाती है कि एक हिंदू है और 100 मुसलमान है और वो बेचकर जाना चाहता है, तो जाहिर बात है मुसलमान ही खरीदेगा। उस पर कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, इस तरह के जो कानून बनते हैं उनका मिसयूज जरूर होता है। ये आपने भी देखा और हम भी देख रहे हैं। निर्भया केस के बाद में रेप का जो सख्त कानून बना, उसका दुरुपयोग भी हुआ। और देश में जितने भी कानून बनते हैं, मैं समझता हूं उनका दुरुपयोग ज्यादा होता है, उनका उपयोग बहुत कम होता है। उपयोग होता है गरीबों के लिए और दुरुपयोग करते हैं अमीर लोग। वही लोग जो संसद में बैठकर, विधानसभाओं में बैठकर कानून पारित करते हैं, वही उन कानूनों की धज्जियां भी उड़ाते हैं। ठीक, आपने देखा भी होगा। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, कानून फिर हम नाम ये का, कह सकते हैं ना मौलाना साहब, हम ये कह सकते हैं कि ये जो नियम, ये जो कानून हेमंता लेकर आए हैं, इससे दोनों को परेशानी हो सकती है। बिल्कुल भाई परेशानी हिंदू हो। भाइयों को भी परेशानी होगी। जैसा उदाहरण आपने दिया कि एक बस्ती है और वहां अगर एक हिंदू का घर है और बाकी सब मुसलमान भाई हैं, वो अगर बेचेगा तो उसे भी जिला प्रशासन के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसे ऐसे प्रोजेक्ट करना या ऐसे दिखाना कि ये मुसलमानों को डराने के लिए है, हाय मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, यहाँ तो मुसलमान विक्टिम हो गया, ये तो गलत है ना। ये कोशिश, नहीं, ये प्रैक्टिस। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, ये चीज मुसलमान नहीं कह रहा है ना, ये तो विपक्ष कह रहा है, और विपक्ष में सारे हिंदू बैठे हैं। तो उसको मुसलमान के नजरिए से क्यों देख रही हैं आप? अगर इस बात को जमीयत उलमा हिंद, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी या अन्य मुस्लिम जमात उठाती, हाँ, इतना जरूर मैं भी कह रहा हूं कि इस तरह के कानून संवैधानिक देश में नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ऐसे कानून अगर ये देखें कम्युनल तो कानून है।
नॉर्थ रद्द करना चाहिए सब लोगों को। लेकिन अगर ऐसे कानूनों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य ऐसे हैं ना जहां गैर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते हैं, वहां हमें सांप्रदायिकता नहीं दिखती। जो 1947 के बाद में जब देश में कानून लागू हुआ, कुछ जगहों को अलग रखा गया, जैसे कश्मीर को भी रखा गया, कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी प्रदेश हैं जिनको अलग रखा गया। अगर वहां पहले से कोई कानून है, अब जैसे 35A शोर मचाया गया कि 35 है, 370 हट गया, अब 35 हट गया, अब देखिएगा कितने लोग। एक आदमी का नाम बताइए जिसने जाकर कश्मीर में जमीन खरीदी हो। लेकिन हालात तो बदले ना। क्या हालात बदले? अभी आप देखते हैं ना, वो लाल चौक जो हमेशा परेशानियों का सबब रहता था, जहां टेंशन रहती थी, वहां तिरंगा शान से फहरता है। 35 हटने के बाद थोड़ी हुआ ये। 370 हटने के बाद नहीं माहौल नहीं तो बदला नहीं, ना। इसका 370 से कोई लेना देना नहीं। आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी, 370 सुनिए, हमारी सरकार ने जो आतंकवादियों पर लगाम कसी है, ये तो उसकी वजह से हुआ है ना। उसका 370 से कोई लेना देना है ही नहीं। 370 हटने के बाद जो माहौल कश्मीर का बदला, खुद कश्मीरी कहते हैं ना भाई, रिपब्लिक डे पर या हमारे इंडिपेंडेंस डे पर, मौलाना साहब आप भी जब कश्मीर से आ रही तस्वीरों को देखते होंगे जिसमें तिरंगा रैली निकल रही है, जिसमें लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है, आपको भी गर्व होता होगा और बड़ा अच्छा लगता होगा, उत्साह फील होता होगा कि देखिए ये है हमारा कश्मीर। प्राची जी, इन चीजों को समझने और समझाने की जरूरत है। यही चीजें होती हैं जो नेगेटिविटी फैलाती हैं। कश्मीर पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, आज भी हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। कश्मीरियों को अलग थलग करने की पहले भी सरकारों ने कोशिश की है और आज भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी ने कश्मीर से उन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया। हम उसकी सराहना भी करते हैं कि आज बेखौफ होकर कोई भी आदमी कश्मीर जा सकता है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 35A को हटाकर आपने कानून बना दिया, 35A हट गया, मेरी ज़मीनें मैं नहीं बेचना चाहता, आप कैसे प्रेशराइज करोगे मुझे कि भाई बेचो इसको? नहीं तो आपको जेल में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं हो सकता। तो कश्मीरियों की ज़मीन अगर कश्मीरी उत्तर प्रदेश के लोगों को या बिहार के लोगों को नहीं बेचेंगे तो कैसे खरीद लेगा भाई कोई भी? नहीं तो कोई प्रेशराइज तो कर भी नहीं रहा ना। मैं वही कह रहा हूँ, कानून बनने से तो नहीं, कानून बनने से फायदा क्या हुआ? कश्मीरी नहीं बेचना चाहता आज भी अपनी जमीन को दूसरे स्टेट के लोगों को। आ रहे हैं असम में और सरकार चाहती है कि ये रुक जाए। देखो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये सिर्फ पिक्चर पर दिखने वाली चीजें हैं, इनका हकीकत से कोई लेना देना आती तो है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुझे एक चीज़ बताइए प्राची जी, आप एंकर हैं और जानी मानी एंकर हैं, आप मुझे बताइए पार्लियामेंट की किसी प्रोसीडिंग में लव जिहाद को जिक्र किया सरकार ने? क्यों नहीं किया? हाँ, 2020 में इसी सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि एजेंसियों की तरफ से ऐसी कोई इनपुट हमें नहीं मिली कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ हो। और हादिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, केरल का जो केस था, बड़ा मशहूर केस जिससे ये लव जिहाद शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो लव जिहाद है, ये हिंदुवादी तंजीमों की तरफ से दिया गया एक नाम है। उत्तर प्रदेश में नहीं, क्या आप भी मानती हैं? क्या आप भी मानती हैं? उत्तर प्रदेश में क्या कानून नहीं बनाया योगी सरकार ने? भाई लव जिहाद के मसले आए, कई लड़कियां प्रताड़ित हुई। आप चलिए खुद ही आप बता दीजिए, फिर मुझे खत्म करना है, खुद ही आप बता दीजिए कि अगर शादी ब्याह करना है और दो बालिग लोग हैं, वो आपस में शादी करना चाहते हैं और दोनों अलग अलग धर्म से, अलग अलग मजहब से हैं, तो क्या हम अपनी पहचान बताकर, सच्चाई बताकर नहीं कर सकते हैं? अगर नाम बदलकर ठगा जाता है, नाम बदलकर अगर अपना धर्म दूसरा बताया जाता है, आप भी तो ये बात मानेंगे ना मौलाना साहब कि बंद होना चाहिए? अगर इतनी मासूम बनकर आप सवाल पूछेंगी तो फिर कैसे जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल मासूमियत के साथ। अब सुनिए, मासूमियत के साथ सुनिए। हाँ। लड़का हिंदू हो या मुसलमान, हाँ, जब किसी लड़की से प्यार करता है बहुत सारी चीजें छुपाता है उससे। मजहब तो नहीं छिपाएगा ना? फिर वही बात, मजहब छिपाएंगे। धोखा तो चाहे माल के नाम पर हो, गाड़ी के नाम पर हो, स्टेटस के नाम पर हो, नौकरी के नाम पर, धोखा तो धोखा, धोखा तो धोखा है ना। देखिए मेरी प्राची जी, मजहब के नाम पर अपना नाम छिपाकर और बाद में ये प्रताड़ित किया जाए या ये प्रेशराइज किया जाए, आप तो इस्लाम के भी जानते हैं, क्या इसके लिए पहले से कानून नहीं? आप मुझे बताइए, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में क्या इस बात की इजाजत मिलती है कि आप जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवा सकते हैं? नहीं ना। देखिए, मैं लव जिहाद को इसलिए भी कंडम करता हूं क्योंकि इस्लाम में किसी भी लड़की से शादी से पहले बात करना, उसके साथ तन्हाई में बैठना, उसके साथ घूमना फिरना इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, हराम है, बिल्कुल बिल्कुल हराम है। तो जो मुसलमान इस चीज़ को जानता है कि ये हराम है, लड़की के साथ बैठना, बात करना, घूमना फिरना,
अगर शादी आप करना चाहते हैं तो आपको इजाजत है कि उसके घर जाके उससे बात कर सकते हैं, ये इजाजत है। और इसके नाम पर अगर कोई अगर गलत करता है तो तो ये इसका गलत। इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक। इसीलिए मैं कहता हूं कि लव के साथ जिहाद को जोड़ना ये नाइंसाफी है। ठीक है सर। साजिद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो डिजिटल दंगल में बात सिर्फ इतनी भर है कि अगर हेमंता इस फैसले को इस वजह से लेकर आए हैं कि वाकई में डेमोग्राफी बदल रही है और वाकई में लैंड जिहाद हो रहा है और इससे मसले रुक 10 सकते हैं, सेकंड का। तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक चुनावी शिगुफा है, ये अगर ध्रुवीकरण के लिए है, तो इस पर सियासत होगी और सियासत हो भी रही है। एक 10 सेकंड का बीच में ऐड कर दीजिए कहीं अगर हो सके तो। सर बस मुझे खत्म करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, इसी के साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।